Hello students, welcome to online class of physics. In previous videos we have completed our chapter 1 electric charges and fields. So today in this video I have come up with an assignment containing MCQs, fill-ups and true false so that we can revise the whole chapter and its concepts thoroughly. So first we have multiple choice questions. The first question is we have been given two electric charges. पहला चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, दूसरा चार्ज 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम. इनको 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है एक दूसरे से. इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है. इट इज़ 9 इंटू 10⁻9 इंटू फर्स्ट चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू सेकेंड चार्ज वो कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. इट इज 10 सेंटीमीटर्स. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 यानी कि 10⁻⁻1. साथ में इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर. अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो तो आपके पास आंसर बनेगा 135 इंटू 10⁻10. जस्ट हैव अ लुक कि कहीं भी ऐसा कुछ आंसर है हमारे पास नहीं. ऑप्शन ए और डी के करीब है ये आंसर, लेकिन एक तो यहाँ पे पॉइंट है तो मुझे अगर यहाँ पे डेसिमल लगाना है तो 10 से डिवाइड करना होगा और 10 से क्या मल्टीप्लाई. सो मैच दिस आंसर. दिस मैचेस अप विद ऑप्शन ए. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा हमारे पास यहाँ पे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती हैं इट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट. देन नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दो चार्जेस हैं, उनको 1 मीटर दूरी पे रखा गया है, उनके बीच में मिनिमम फोर्स कितनी होगी? फोर्स कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला K टाइम्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. फर्स्ट चार्ज वो भी E. नेक्स्ट चार्ज मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है चार्ज की बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इससे कम चार्ज तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, हमें पता है. तो Q1 भी E हो गया, Q2 भी E हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1. तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, KE² आ जाएगा विच इज ऑप्शन A, right. Let's move on to the next. A glass rod acquires charge by rubbing it with silk cloth. The charge on the glass rod is due to. ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब किया गया है, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया वो किसकी वजह से आया? वो फ्रिक्शन की वजह से आया, कंडक्शन, इंडक्शन या रेडिएशन. ऐसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं. तो ये 3 मेथड थे चार्जिंग के. यहाँ पे क्योंकि रबिंग की गई है तो रबिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन की वजह से. सो द आंसर इज ए. लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, वी कैन पुट अ वेक्टर्स हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 इनसाइड अ सरफेस. अगर किसी सरफेस के लिए E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस. सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, डिसकंटिन्यूड फील्ड लाइंस इनसाइड द सरफेस, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस. क्या आंसर हो सकता है इसका? देखो, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds बेसिकली देता क्या हमें? फ्लक्स. तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 आ रही है. अब फ्लक्स कब 0 आती हैं? फ्लक्स तब 0 आती हैं जब अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट, नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा हमारे पास. लेट्स मूव फर्दर. Question number 7. For a point charge, the graph between electric field versus distance. Point charge के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? KQ/R². तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R². अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब डिक्रीज करेगा विद डिस्टेंस, और क्वाड्रेटिक है तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? बी. इस तरह से कर्व होगी, फॉलिंग कर्व. Let's go on to the next question. What will be the value of electric field at the center of electric dipole? तो एक डाइपोल बना लेता हूं मैं यहाँ पे.
इस तरफ कौन सा चार्ज ले लिया, माइनस क्यू, और इस तरफ प्लस क्यू। क्या होता है डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इनका मिड पॉइंट हो गया ये सेंटर ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अब लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इसको बोल देते हैं वो। तो ओ पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पड़े चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, और क्या होगा ये ई ए। और इसी तरह पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज के टू वर्ड्स होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी अवे होता है। सो इफ यू सी केयरफुली के ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में और किसकी तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो अगर मैं टोटल फील्ड निकालूंगा तो ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता, दो वेक्टर जब सेम ही डायरेक्शन में और उनका कोई मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट जीरो आ ही नहीं सकता, दे विल बी एडेड अप। अच्छा, फिर ये देखा जाए कि ए और बी पॉइंट के लिए ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। क्यों, चार्जेस की वैल्यू भी सेम है और ए से ओ का डिस्टेंस और बी से ओ का डिस्टेंस भी सेम है, ओ इज द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं टोटल फील्ड निकालूंगा अभी यहाँ पे तो वो होना क्या चाहिए था, ई ए प्लस ई बी, बट एक्चुअली ई ए और ई बी तो आपस में इक्वल है, तो ई बी की जगह अगर ई ए भरूंगा तो ट्वाइस ऑफ ई ए आ गया। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर। चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग मेटल स्फीयर प्रेजेंट एट, किसी मेटल स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर होता है, इनसाइड होता है, आउटसाइड द स्फीयर होता है, बोथ इनसाइड आउटसाइड होता है। हमें पता है कि जब किसी मेटल स्फीयर को हम चार्ज देते हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर रहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड पूछ रहा है कंडक्टिंग स्फीयर के। हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। चार्ज तो सरफेस पे रहता है सारा, अंदर फील्ड जीरो हो गया। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन होती है फोर्स की, कूलम होती है चार्ज की। अब जरा याद करो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ये हमने पढ़ा था कि जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्ज करने का मतलब उसको या तो पॉजिटिव चार्ज दें या फिर नेगेटिव चार्ज दें। नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन कैरीज मास, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यानी कि पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो मास अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यानी कि नेगेटिवली चार्ज करोगे बॉडी को तो मास बढ़ेगा। तो यहाँ पे मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, दिस इज गिवन बाय द लॉ ऑफ, किसने दिया था ये, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, 4 चार्जेस है हमारे पास, +8Q, -3Q, +5Q, -10Q। इनको किसी क्लोज सरफेस में रखा गया है। जैसे ये मेरे पास सपोज करो कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मैंने ये क्लोज है, +8Q रख दिया, -3Q रख दिया, +5Q रख दिया और साथ में -10Q पड़ा है। तो ये सारे सरफेस के अंदर हैं। तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितनी बाहर आएंगी, पहले ज़रा नेट चार्ज तो कैलकुलेट कर लो। अगर कोई नेट चार्ज बचेगा तभी फ्लक्स आएंगी। 8 + 5 becomes 13, so 13 + के 5 + ये -10 + -3 ये हो गया -13। तो नेट चार्ज देखे तो वो क्या आता है, 0। इफ देर इज नो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस द फ्लक्स विल ऑल्सो बी 0। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विच ऑफ द क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स is a scalar quantity, charge is also a scalar quantity, electric field intensity is a vector quantity, electric potential अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हालांकि 10th में भी पढ़ा है हमने, potential is a scalar quantity। तो यहाँ पे कौन वेक्टर है, only electric field, so the answer is option C। let's go on to the next question। charge Q is kept in a sphere of
5 सेंटीमीटर फर्स्ट एंड देन केप्ट इन ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सफियर का 5 सेंटीमीटर जो गिवन है वो रेडियस है, फिर इसको किसी क्यूब के अंदर रख दिया जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। द आउटगोइंग फ्लक्स विल बी, नाउ वी नो दैट according to Gauss law the flux are given by charge contained by permittivity around the charge, permittivity of the medium around the charge। तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमने उसको सफियर में रखा है या क्यूब में रखा है, जब तक आपका चार्ज सेम है तब तक फ्लक्स भी क्या रहेंगी, सेम। तो इस केस में दोनों कंटेनर से जो फ्लक्स बाहर आएंगी वो इक्वल बाहर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे डायरेक्टली की बजाय आएगा इनवर्सली। अगर यहाँ पे डायरेक्टली रखना है तो ऑप्शन में 1/1 करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ सही है। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। नाउ वी नो दैट वेदर इट वाज एक्सियल, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, चाहे हम इक्वेटोरियल की बात कर लेते इसमें भी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अच्छा एक बात और है, यहाँ पावर्स माइनस में है तो ठीक है, वी कैन यूज़ द डायरेक्टली ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि इसको अगर ऊपर लेके आऊँ तो आर की पावर -3 बनता है, यहाँ भी आर की पावर -3। सो द ऑप्शन डी इज राइट। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस आर की पावर नेगेटिव में है तो काम चल जाएगा। बाय चांस आर की पावर नेगेटिव में ना होती तो यहाँ पे मिस्टेक मानी जाती इस क्वेश्चन में, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, या फिर बोल दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r-3, सभी बातें एक सी ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन चार्जिंग ए न्यूट्रल बलून इट्स साइज। हमारे पास कोई बलून है, उसको अगर चार्ज करेंगे तो पूरे बलून पे सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। सपोज करो ये बलून था, इसको हमने चार्ज कर दिया तो इसके सब जगह पे लेट्स से नेगेटिव चार्ज आया, सब जगह पे। हमें नहीं पता इस पर कौन सा आया, वेदर नेगेटिव आया वेदर पॉजिटिव आया, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, दीज चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बलून का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज करवाई थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब ये एक चार्ज है ये दूसरा चार्ज है, अब लाइन क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अगर लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये चार्ज क्या आएंगे, नज़दीक आएंगे, अगर नज़दीक आएंगे इसका मतलब ये क्या थे, अपोजिट थे। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। आंसर आएगा इसका बी। So these were all the MCQs related to the whole of the chapter. Now let's move on to the fill-ups. कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे इससे सारे। 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे कोई हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 1 कूलम, दोनों 1 कूलम के हैं, सेपरेटेड बाय वैक्यूम एंड प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। 2 चार्जेस हैं एक एक कूलम के और उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगी यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, आई गेस हाँ ये हमारी असाइनमेंट इधर से शुरू होती है, उसको बाद में करते हैं। द एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू NE इज ड्यू टू डैश ऑफ द चार्ज। क्या होता था, Q इज इक्वल टू NE कहाँ से डिराइव किया था हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। कहाँ से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ए सिल्क क्लोथ रब्ड विद ए ग्लास रॉड हैज ए चार्ज। सिल्क क्लोथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। देन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड विल बी, अगर दोनों को रब करने से सिल्क क्लोथ पे ये वाला चार्ज आया तो ग्लास रॉड पे कितना चार्ज आएगा। देखो पहली बात तो रबिंग से जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो तो अपोजिट नेचर के होते हैं। इसका मतलब अगर सिल्क पे नेगेटिव आया है तो रॉड पे पॉजिटिव आएगा और इक्वल अमाउंट में आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, equal and opposite charges. A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the electric dash will remain same. क्या सेम रहेगा, देखो हमें पता है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, उसका साइज चाहे आप बड़ा कर दो चाहे छोटा कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। An electric dipole is placed
इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको पता होंगे +1 से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में कोई बॉडी पड़ी, अगर उसको वहां से डिस्टर्ब किया जाए तो वहां से परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, वापस वहां कभी ना आना चाहे, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। और अगर हम उसकी एक जगह से उसको हिलाएं और वापस वहीं पे आना चाहे बॉडी, तो उसको बोलते हैं स्टेबल। अब डायपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था? थीटा इज इक्वल टू 0 पे। और अनस्टेबल क्या होता था? थीटा इज इक्वल टू 180 पे। मतलब अगर फील्ड इस तरफ जा रहा है, फील्ड इज गोइंग इन दिस वे, और मैं डायपोल को इन द डायरेक्शन रख देता हूं तो ये स्टेबल में है। अगर इसको अपोजिट रख देता हूं तो ये अनस्टेबल में है, राइट। तो इस केस में हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट अनडाउटेडली हमें अगले चैप्टर में आएंगे, पर हमें पता है कि जब चीज़ों को उनके स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाती है, और जब अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसको लेके आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डिक्रीज। याद रखना, जब स्टेबल से अनस्टेबल में लेके जाएंगे तो बॉडी को अनस्टेबल करने में जो वर्क खर्च होता जाएगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब किसी चीज़ को अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बहुत बार हो गया ये, तो या तो बोल देंगे न्यूटन पर कूलम या होता है वोल्ट पर मीटर। दोनों यूनिट्स आप याद रखना। 2 point charges are separated by some distance inside the vacuum when the space between charge is filled by some dielectric। दो चार्जेस थे, उनके बीच में पहले एयर थी या वैक्यूम था, फिर इसके बीच में हमने कोई ना कोई यहाँ पे डायलेक्ट्रिक भर दिया। डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। द फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस क्या होगी? डायलेक्ट्रिक्स के आ जाने से फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये फॉर्मूला याद है? force between two charges in the medium is equal to force between same two charges when the medium is vacuum divided by डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे जिसकी वैल्यू किसी भी डायलेक्ट्रिक के लिए ग्रेटर देन क्या होती है? 1, तो जब ये k डिवाइड हो रहा है और k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगी? वैक्यूम की कंपैरिजन में k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, किसी चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमेशा उसकी सरफेस पे। अगर सरफेस पे चार्ज पड़ा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें पता है कि नंबर काउंटिंग यानी कि कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, राइट। Let's move on to the next page and next question। ये वही क्वेश्चन आ गया। 2 पॉइंट चार्जेस हैं 1 कूलम के, उनके बीच में मीडियम कौन सा है? वैक्यूम है। तो फोर्स कितनी होगी? फोर्स निकालना अब मुश्किल नहीं है आपके लिए, 9 × 10⁻⁹ क्योंकि मीडियम क्या है? वैक्यूम। और चार्जेस कितने कितने के हैं? 1 कूलम के। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो कितना आंसर आएगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। बेसिकली 9th क्वेश्चन के थ्रू वो आपको करवाना क्या चाहता है? वो 1 कूलम की डेफिनेशन करवाना चाहता है। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल अट्रैक्ट और रिपेल द सेम चार्ज विद दिस फोर्स व्हेन केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। तो इनडायरेक्टली ये असाइनमेंट आपको आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवा रही है, इसलिए इसको ध्यान से करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या intersect each other. Net electric flux from a closed surface does not depend on the distribution of, किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं डिपेंड करता है? चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्लोज सरफेस है तो आपको चार्जेस किसी पर्टिकुलर पोर्शन में रखने होंगे। आप चाहे 2 चार्जेस यहाँ पे रख दो, चाहे थोड़े डिस्टेंस पे रख दो, चाहे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दो, जो फ्लक्स आउटवर्ड होंगी वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन या पोजीशन मैटर नहीं करती है जब किसी क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। हमने
इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल का एक्सप्रेशन किया था। हमने देखा था कि डायपोल मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन आ रही थी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एक्सप्रेशन भी याद होगा वेक्टर फॉर्म में आपको, माइनस यहाँ पे था हमारे पास, इट वाज के पी बाय, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूँ इट वाज आर क्यूब। तो ये माइनस साइन बेसिकली क्या बताता था, ई और पी वेक्टर जो हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस हैज बीन डन मेनी टाइम्स, ईदर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर इसकी दूसरी यूनिट हो सकती है वोल्ट मीटर। Net charge within an isolated system always remains constant. It is called as law of dash of charge, conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी प्रोसेस के दौरान किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज जीरो। सो दीज क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड मैनी टाइम्स टू टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स between acting between two charges also depends on the medium between them. कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ से हम फॉर्मूला तो बना लेते थे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बट साथ के साथ अगले स्टेप में यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखते थे, हम लिखते थे K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और बाद में क्या बताते थे कि इस K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 मीडियम पे, नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो इसका मतलब फोर्सेज जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, एयर होगी तो कुछ और फोर्स होगी, चेंज कर दूंगा तो कुछ और फोर्स होगी। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डैश ऑन इट इज ऑलवेज जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डायपोल रख दे तो उस पर क्या जीरो लगता है, उस पर नेट फोर्स जीरो लगती है, इसलिए उसका ट्रांसलेटरी मोशन कभी नहीं होता वहां पे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू अनइक्वल चार्जेस एक्सर्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। देखो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों अमाउंट में डिफरेंट है, मतलब ये कुछ और कूलम्स है, ये कुछ और कूलम्स है, लेकिन जो इनकी एक दूसरे के ऊपर फोर्स है वो तो इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो इनकी किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे। तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका कोई लॉजिक है यहाँ पे नहीं, ये हमने बाय कन्वेंशन ली हुई है यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, स्फीयर है कोई, रेडियस उसका 100 सेंटीमीटर है, चार्ज उस पर 2π/3 माइक्रो कूलम्स है, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। वी नो दैट कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ पे स्फीयर का एरिया क्या होगा, इट विल बी 4πr²। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, 2π/3 माइक्रो कूलम्स है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कूलम्स में, 10⁻⁻⁶ आ गया, डिवाइडेड बाय 4π, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर को मैं इसकी ऐसा यूनिट में लेके आऊँ, दैट कम्स आउट टू बी 1 मीटर। तो बेसिकली मुझे 1 का यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर। अगर मैं कैंसिल करूँ तो पहले तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 2π × 10⁻⁻⁶ बाय 4π, 1 का स्क्वायर तो चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3। सो 2π से कैंसिल करें इसको 6, तो ये बनता है 1/6। 1/6 अगर आप सॉल्व करोगे इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 0.16। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 0.16 × 10⁻⁻⁶, और साथ में क्या आ जाएगा, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो और भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तो जो आपका आंसर, जैसे ये प्रॉपरली सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो डेसिमल प्लेस एक किधर शिफ्ट करोगे, राइट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब है कि आपने इसको एक 10 के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने इसको एक 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 के साथ डिवाइड करोगे, और वैसे भी हमें पता है कि जब डेसिमल
हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर -1 होती है जितने प्लेसेस शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे -6 में -1 और किया तो क्या आ गया -7। तो दोनों में से आपका कोई भी आंसर चल सकता है यहाँ पे, राइट। ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटोन है और दूसरा अल्फा पार्टिकल है। द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन प्रोटोन टू द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, force on proton to force on alpha particle. We know that force acting on charge particle is QE. तो Q का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटोन पे चार्ज कितना होता है +E और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कैपिटल E। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है प्रोटोन से डबल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो E के साथ E कैंसिल, स्मॉल e के साथ स्मॉल e कैंसिल। तो क्या रेशो बनेगी यहाँ पे रेशो बनेगी 1:2। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट। द इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आपको पहचान में आ जाना चाहिए, बाय डेफिनेशन डायपोल की बात कर रहा है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कहाँ पे, एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द चार्जेस। ये अब हम 2 बार कर चुके हैं कि किसी डायपोल के मिडवे पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ईदर चार्ज पे की वजह से जितना फील्ड होगा उसका डबल होगा। ये हम ऑलरेडी प्रूव कराए हैं। तो मैं यहाँ पे 2EB यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लेता हूँ। अगर इनके बीच में टोटल डिस्टेंस 15 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ डिस्टेंस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर्स। तो अभी मुझे यहाँ पे बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 × 9 × 10⁻⁹। E का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमें पता है, दैट इज KQ/R²। R मतलब डिस्टेंस। तो K की वैल्यू यहाँ वैक्यूम में 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना रह गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करूँ 7 × 10⁻2 मीटर्स, तो इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे 10⁻2 मीटर का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इफ आई गो ऑन टू सॉल्विंग दिस, तो मेरे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। दैट पर्टिकुलर आंसर विल बी, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7.3 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये भी हम पिछले 2 MCQs में या उसमें प्रूव कराए हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। होप यू हैव learnt or revised many concepts. So see you in the next video with the next chapter. Till then, take care of yourself. Goodbye.